Hello everyone, and hello to all kind of students who are preparing for judiciary. So in this session, we are going to discuss some of the specific topics which are related to writing an article. एक आर्टिकल एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में होनी चाहिए, राइट? सो एज पर योर डिमांड, मैं मुकेश द्विवेदी, फैकल्टी ऑफ विधिज्ञ, आज के इस सेशन में आप लोगों से कुछ इस पॉइंट पर बात करने वाला हूं। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन आर्टिकल, राइट, एंड हाउ टू राइट अ गुड आर्टिकल, हाउ टू आइडेंटिफाई द टॉपिक्स फॉर एन आर्टिकल। किस पर्पज से? फॉर द पर्पज ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो न्यायिक सेवाओं में के मुख्य परीक्षा में ये पर्टिकुलर जो एक विषय है एज टू राइटिंग एन आर्टिकल, इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? तो ये पर्टिकुलर सेशन उन पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। तो आने वाले 13th 14th अगस्त में होने वाले इस मुख्य परीक्षा या मेंस एग्जामिनेशन के एग्जाम में जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। साथ ही साथ उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के लिए भी ये बहुत यूजफुल है जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स जुडिशरी के प्रिपरेशन में अभी लगे हुए हैं, राइट? तो चूंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है या सब्जेक्ट है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत खासा नंबर इंक्लूड करता है, अच्छे मार्क्स इंक्लूड करता है, राइट? और इसमें हम कैसे एक अच्छा एज गेन कर सकते हैं कि आर्टिकल राइटिंग जैसे टॉपिक पर जो सडन ही आपको आपके एग्जामिनेशन में दिखाई पड़ता है, उसमें हम किस प्रकार से अपने मार्किंग को बढ़ा सकते हैं। तो इस बारे में थोड़ी सी हम लोग बातें करेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक ऑफ टुडे सेशन, लेट्स हैव सम लुक ओवर अवर ओन मोटिवेशन, राइट? क्यों मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया? क्योंकि वी आर नॉट ओनली अ काइंड ऑफ सिंपल स्टूडेंट, हम एक सिर्फ साधारण विद्यार्थी नहीं हैं, वी आर कॉम्पिटिटर्स, हम एक प्रतियोगी छात्र या छात्रा हैं, राइट? वी आर वॉरियर्स, हम किसी योद्धा से कम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि 100 या 100 अबव की कुछ सीट्स के लिए कहीं जाकर के 50,000 अबव स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, उस कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, एंड सम ऑफ देम विल गेट द सक्सेस ऑन दोस पर्टिकुलर कंपटीशन, नॉट ऑल, राइट? तो ये किसी भी रूप में एक वॉर से कम नहीं है, एक युद्ध से कम नहीं है, और इसलिए आप एक योद्धा से कम नहीं है, एक वॉरियर से कम नहीं है। और जब एक वॉरियर, एक योद्धा सुख समृद्धि में पड़ जाएगा, भोग और विलासिता के जीवन को अपनाएगा, सुख भोगना चाहेगा, तो वो इस तप को कैसे निष्पादित करेगा? क्योंकि कंपटीशन की तैयारी अपने आप में एक तपस्या है, एक तप है, और ये सुख समृद्धि से नहीं जीती जा सकती, या सुख समृद्धि से इसका निष्पादन नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं आप लोगों के समक्ष ये कुछ हिंदी की शब्दावलियों का एक समेकन लेकर के आया हूं, एक रचना लेकर के आया हूं जो विरचित की गई है बाय श्री रामधारी सिंह दिनकर साहब। ये उनकी अपनी पंक्तियां हैं, और मैं ऐसा समझता हूं कि ये पर्टिकुलर पंक्तियां संभवतः आप सभी को एक अच्छा मोटिवेशन देकर के जाएं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि होकर सुख समृद्ध के अधीन मानव होता निज तप क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर वैभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, वारी यानी जल, तो उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश शयन जिनका विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय छुड़ाते हैं। तो अगर हम अपनी कंपटीशन में सक्सेस पाना चाहते हैं, हम अपनी नजर में उस सफलता का जो असली स्वाद है उसको चखना चाहते हैं, तो इसके लिए रिक्वायर्ड है, नंबर 1 थिंग, डू मोर एंड मोर हार्ड वर्क। कठिन से कठिन परिश्रम किया जाना चाहिए। परिश्रम की पराकाष्ठा को छू लेना ही हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। जब तक सिर का पसीना पांव तक जमीन पर ना आ जाए, तब तक शांत चित्त नहीं बैठना चाहिए। तो अपने लक्ष्य के लिए
उस लक्ष्य के लिए जिसको आप हर रोज जीना चाहते हैं, जिसको आप जीवंत करना चाहते हैं, उसके लिए प्रकाट के रूप में अच्छी मेहनत करके और प्राप्त करने का अपना मार्ग प्रशस्त कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। और आइए आगे देखते हैं आज के इस सेशन में हम क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। So in this session, we are going to discuss some of the specific articles, the nuances of articles, how to make an edge to get some more marks in the third paper, that is in the second paper, in the Madhya Pradesh Judicial Services Examination, mains examination. तो मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले इस द्वितीय पेपर में आर्टिकल राइटिंग, जो कि दो तरह के अलग अलग टॉपिक्स में पूछे जाते हैं, सोशल टॉपिक एंड द लीगल टॉपिक, राइट। एक सामाजिक विषय पर और एक विधिक विषय पर आप लोगों से आर्टिकल राइटिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोशल टॉपिक पर पूछा जाने वाला जो विषय है वो 30 मार्क्स का आता है, 30 नंबर का आता है, और जो विधिक विषय पर पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो 20 मार्क्स का आता है, 20 नंबर का आता है, राइट। ये कुछ प्रारूप है, राइट, कि आप लोगों के मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मुख्य परीक्षा में 2 दिन के अंतराल में होने वाले इस पेपर में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा पेपर पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 में आप देख पा रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिविल लॉ प्रोसीजर का पेपर आपसे पूछा जाएगा। इसमें से बने हुए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व आउट करना है। पेपर नंबर 2 दैट इज द आर्टिकल राइटिंग, समरी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। वन मोर थिंग, ट्रांसलेशन 30 मार्क्स, English to Hindi and Hindi to English. Third paper and fourth paper. Third paper that is local laws, criminal laws and procedure, and fourth paper that is judgment writing. तो ये कुछ सब्जेक्ट्स का अपना कलेक्शन है, सब्जेक्ट्स का अपना समेकन है जो मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। तो हम आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग पर, जिसमें आपसे सोशल और लीगल टॉपिक पर पूछा जाने वाला जो प्रश्न हो सकता है। तो इस सेशन में फर्दर और कुछ बातें करने से पहले आप समझ लें कि हम कौन कौन सी और बातें इसमें करेंगे। आर्टिकल लिखने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक जनरल फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर अप्रोच क्या होना चाहिए टू राइट एन आर्टिकल, कौन सी ऐसी फैक्ट्स हैं या चीजें हैं जिनको हमें आर्टिकल राइटिंग के लिखने के दौरान ध्यान में रखना चाहिए, और द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कोडर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि what it contains specifically, and some important topics for your mains examination, वो पर्टिकुलर टॉपिक जो आर्टिकल के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत तन्मयता के साथ इस सेशन में आप बने रहिए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव, कि किसी भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखने का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, इससे भी पहले जो क्वेश्चन हमारे मन मस्तिष्क में राइज होना चाहिए वो ये है कि व्हाट इज एन आर्टिकल एंड हाउ इट कैन बी डिफरेंशिएटेड बिटवीन द एज टू द टर्म ऑफ एसे। एक निबंध लेखन और एक तरफ आर्टिकल राइटिंग, इन दोनों को अगर हम एक समेकित फॉर्म में देखें तो यू विल सी कि देयर आर सर्टेन थिंग्स इन विच बोथ द काइंड ऑफ टर्म आर सिमिलर। दोनों ही प्रकार की जो शब्दावलियां हैं कहीं ना कहीं एक जैसी प्रतीत होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे इसके अंतर्गत चीजें हैं जो इन दोनों के बीच एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करती हैं, एक अंतर पैदा करती हैं, राइट। तो वो कौन से पॉइंट हो सकते हैं जो इन दोनों के बीच एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करती हैं। तो आर्टिकल राइटिंग अगर हम देखें तो आर्टिकल एंड एसे बोथ आर काइंड ऑफ फॉर्म, राइट, फॉर्म एज टू एकेडमिक राइटिंग। और एक आर्टिकल राइटिंग को अगर हम देखें तो एक बेसिक ऑब्जेक्ट के रूप में भी अगर आप पाएं तो आप देखेंगे कि आर्टिकल राइटिंग को लिखने का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, बेसिक पर्पस है टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर गिवन टॉपिक इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक विषय के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना, किसको, पढ़ने वाले को। ऐसी राइटिंग में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रपोजिशन को सॉल्व आउट करने के लिए, है ना, या कुछ इस प्रकार का विषय है जिसे इवेल्युएट किया जाना है ना, जिसे एक्सप्लेन किया जाना है, डिस्क्राइब किया जाना है, कुछ इस प्रकार की चीजें ऐसे टॉपिक के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस अगर आप देखें इन दोनों के बीच तो आप कंटेंट वाइज, फॉर्मेट वाइज, राइट, या पर्पस वाइज एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं, एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। दोनों के कंटेंट में कुछ ना कुछ अंतर होता है।
दोनों के लिखने के पर्पस में अंतर होता है, दोनों की फॉर्मेटिंग में अंतर होता है। कई बार आर्टिकल में, अब इन जनरल अगर आप देखें तो आर्टिकल का जो फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट है, वो आप पाएंगे कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ लिखी जानी चाहिए। ऐसे के फॉर्म में अगर आप देखें तो इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन का एक जो फॉर्मेट है उस रूप में इसे उत्प्लवित किया जाना चाहिए। तो इन सब की जो विरचना है वो अपने अपने पार्ट में अलग अलग है, राइट? लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह फैक्ट ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है कि पहली बात तो यह कि मध्य प्रदेश के मेंस, जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन में आर्टिकल राइटिंग पूछा जाता है, एसे राइटिंग नहीं। कई दफा हम इसी में कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं, राइट? तो ध्यान रखिए यहां पर आर्टिकल राइटिंग पूछा जा रहा होता है, ठीक है? अब आगे बात करें जब इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो यू कैन सी इन द स्लाइड कि इट ब्रिंग्स आउट द टॉपिक ऑफ मैटर ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइमलाइट। बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ ऐसे विषय आपको विरचित करने के लिए दिए जाते हैं, उसमें एक पीस ऑफ राइटिंग लिखने के लिए दिया जाता है ना, या लिखा जाता है जो ऐसे विषय को, ऐसे सब्जेक्ट को लाइमलाइट में ला दे, राइट? इट प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियसली कहा कि आर्टिकल राइटिंग के माध्यम से आप रीडर को कुछ ना कुछ एक सॉलिड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? इट ऑफर्स सजेशंस एंड पीस ऑफ एडवाइस। डेफिनेटली इस प्रकार के आर्टिकल में ये चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, राइट? चाहे वो सजेशन हो या पीस ऑफ एडवाइस हो। टू इन्फ्लुएंस द रीडर्स एंड अर्जेस देम टू थिंक, ये इसका एक और मेन ऑब्जेक्ट है कि इस आर्टिकल के माध्यम से हम ऐसे पढ़ने वाले के माइंड में कुछ सोच पैदा करना चाहते हैं, एक विचार पैदा करना चाहते हैं। हम अपने विचारों को आर्टिकल के माध्यम से थोपना नहीं चाहते हैं। एक सॉलिड इंफॉर्मेशन, कुछ कलेक्शन ऑफ डेटास के साथ हम पढ़ने वाले को प्रोवाइड करना चाहते हैं, राइट? It discuss various stories, person, location, rising issues, technical developments, etc., etc. It can be anything. It can be of any categories. किसी भी वर्णन का ये प्रारूप हो सकता है, किसी भी विषय का प्रारूप हो सकता है। तो एक आर्टिकल को लिखने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि what we are writing, what we are going to write, right? और इसके बाद बात आती है जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि एक आर्टिकल को हम आइडेंटिफाई करें कैसे, एंड दैट टू फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन, राइट? तो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आपने एनालाइज किया हो तो यू विल फाइंड कि कई दफा यहां पर कंटेम्प्रेरी इश्यूज से, करंट इश्यूज से, या फिर आपका कुछ ऐसा विषय रहा हो जो काफी चर्चा में रहा हो, न्यूज में रहा हो, राइट? कुछ उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, कुछ उन पर्टिकुलर इश्यूज से आर्टिकल राइटिंग के लिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए मेरी पहली एडवाइस ये होगी कि आप अभी से लेकर के और पिछले कुछ महीनों तक या पिछले कुछ पूर्व वर्षों तक, मैं कहूंगा 1 या 2 वर्षों तक, आप थोड़ा सा अपने दिमाग को रिमाइंड कीजिए, है ना, या आपके पास जो बेसिक रिसोर्सेज हो उनके माध्यम से आप सर्च कीजिए कि ऐसे कौन कौन सी घटनाएं थी, है ना, इवेंट्स थे या इंसिडेंट्स थे, है ना, या ऐसे कुछ कोई बर्निंग इश्यूज थे या हैं, राइट? तो उन पर्टिकुलर चीजों को एक बेसिक नेम के रूप में, एक आधारभूत नाम के आधार पर या टॉपिक ही फ्रेम कर लीजिए, या आपके पास जो रिसोर्सेज उनके माध्यम से थोड़ा सर्च कीजिए तो आपको टॉपिक और उन पर लिखा जाने वाला जो एक कलेक्शन ऑफ डेटा है वो भी उपलब्ध हो जाएगा। तो उन चीजों पर हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर, ऐसे करंट इश्यूज पर क्वेश्चन आर्टिकल राइटिंग के लिए पूछ लिए जाते हैं, राइट? तो ये हुआ इसका एक फॉर्मेट, है ना, जिस पर हमारी नजर होनी चाहिए, जिस पर हमें अवेयर होना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसे यूनिवर्सल टॉपिक्स हैं, है ना, कुछ ऐसे सार्वभौमिक विषय हैं जो कभी नहीं बदलते, वो स्टैटिक हैं, स्थायी हैं, है ना? तो उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर हमारा जो दर्शन है वो पहले से क्लियर होना चाहिए, हमारी जो प्रैक्टिस है वो पहले से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपका एक वो पर्टिकुलर इशू सॉल्व हो रहा है जहां पर दिमाग में ये प्रश्न होता है कि हमें आखिर कौन से टॉपिक पर अपने आर्टिकल को प्रिपेयर करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, एंड दैट टू फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन, जब परीक्षा हमारे सम्मुख हो। तो ऐसे केसेस में जब हमारे पास समय कम है
उस दौरान हमें सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एक तरफ आप यूनिवर्सल टॉपिक्स को देखिए जो प्रीवियसली एग्जाम में कई दफा पूछे गए हैं। दूसरा, कुछ कंटेम्प्रेरी या करंट इश्यूज हैं, है ना, जो या बर्निंग इश्यूज हैं जो भी करंट में बने हुए हैं या बने हुए थे, तो उन पर्टिकुलर इश्यूज को आप सबसे पहले एक पर्टिकुलर नोटबुक में मेंशन कीजिए और उन पर डेटास को कलेक्ट करिए, राइट। और ये काम परीक्षा के या एग्जामिनेशन के पूर्व किया जाना चाहिए, उसके पहले किया जाना चाहिए। प्रैक्टिस युद्ध से पहले, युद्ध के समय नहीं, है ना। तो ये जो युद्धाभ्यास होगा ये एग्जामिनेशन से पहले होगा। हम वो स्टूडेंट नहीं बनना चाहेंगे जो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ही अपना प्रदर्शन दिखाना चाहें, है ना। ऐसा करना निहायत ही बेवकूफी होगी, तो ऐसा नहीं करना है, राइट। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, तो दिस विल बी वन ऑफ द थिंग दैट यू शुड बी इन योर माइंड। एग्जामिनेशन पैटर्न के रूप में हमने इस फैक्ट को डिस्कस कर लिया है। So come to again in another particular point, that is format of article writing, and the proper approach should be what? It should be as introductory part should be what? किस रूप में होना चाहिए? अब क्यों मैं यहां पर इंट्रोडक्टरी पार्ट को शामिल कर रहा हूं, फिर क्यों यहां पर मैं कंटेंट को डेवलप करने की बात कर रहा हूं, क्यों यहां पे ऐसे मेन कंटेंट को कंपेयर करने की बात की जा रही है या फिर बाद में उसमें कुछ सजेशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है क्योंकि आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट, एक जनरल फॉर्मेट में कम से कम इतनी बातें तो अवश्य रूपेण होनी चाहिए, राइट। इंट्रोडक्टरी फॉर्मेट में हमें किन चीजों को शामिल करना चाहिए, अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक टॉपिक पर एग्जाम्पल के तौर पर उन सारी चीजों को डिस्क्राइब करूंगा। तो एक जनरल काइंड ऑफ फॉर्मेट में किन किन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए वो आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे। इंट्रोडक्टरी फॉर्मेट में, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें हमारे टॉपिक के बारे में व्हाट वाज इन न्यूज, अगर हम इसकी कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन को देखें तो क्या कोई पर्टिकुलर परिभाषा इसके अंतर्गत शामिल की गई है, राइट। वो क्या है, क्यों है और कैसे है, उसका नेचर क्या है, उसका डेवलपमेंट या ओरिजिनेशन हुआ कैसे है। एट दिस पर्टिकुलर हेडिंग दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसमें एटलीस्ट हमें इन चीजों को शामिल करना चाहिए। लेकिन ध्यान किस बात का होना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम चीजों को शामिल कर रहे हैं, तलवरित कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत ऐसे शब्दों का चयन, ऐसे सेंटेंस फॉर्मेट का जो अपना क्रियाकलाप है वो ऐसा होना चाहिए कि ये आईज को अट्रैक्ट करे, ये एग्जामिनर का जो अपना अटेंशन है उसको कैच कर ले, राइट। उसको पढ़ने के लिए उसमें कुछ इंटरेस्ट पैदा कर दे, राइट। तीसरी बात, हम जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज को इसमें यूज कर रहे हैं बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए, हमारी भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश मीडियम में लिखी जा रही हो या हिंदी मीडियम में लिखी जा रही हो। हम हिंदी भाषी भी हैं, तो इसमें इस जो भी हमारी लैंग्वेज यूज हो रही है, आप ध्यान रखिए, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमें किन शब्दों का और कैसे उसका चयन करना चाहिए और कैसे उसे वहां पर इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए। तो फिर चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो या हिंदी भाषा हो, दोनों ही भाषाओं में आप जो फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, जिन शब्दों का अंतर्वलन कर रहे हैं या उसका चयन कर रहे हैं, वो अच्छी भाषा होनी चाहिए, अच्छे शब्दों का संकलन होना चाहिए, राइट। बिकॉज यू आर अ लॉ स्टूडेंट, है ना। और एक विधि के विद्यार्थी के रूप में या कानून के विद्यार्थी के रूप में हमारी भाषा, हमारी ओरेटिंग स्किल, राइट, हमारी लेखन शैली, ये सब उत्कृष्टता की ओर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ हम एक लॉ स्टूडेंट है, बल्कि किस एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं भाई मेरे, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशियल ऑफिसर ना, एक न्यायिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, एक न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। तो बीइंग अ प्रिसाइडिंग जज, एक न्यायाधीश के रूप में आप पदाभिहित होंगे, तो हमारी उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं जो हमारे अंदर अवधारित होनी चाहिए, राइट। तो उन सब चीजों के अंतर्गत ये भी एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखिए कि आर्टिकल राइटिंग के अंतर्गत हम जिन चीजों को मेंशन कर रहे हैं, जिन शब्दों का संकलन कर रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो, ये शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। चौथी बात, इट शुड बी वेल प्लान्ड। मैंने कहा ना, एग्जामिनेशन के टाइम पर वहां पर बैठकर इमीडिएटली हम उस टॉपिक को सृजित करने का प्रयास करें, उसे बनाने का प्रयास करें, उसमें लिखने का प्रयास करें। एक ऐसा टॉपिक
या एक ऐसी ऐसी राइटिंग जिस पर हमने कभी उस पर कोई डेटा कलेक्शन नहीं किया, उस पर कभी हमने कोई वर्कआउट नहीं किया, कोई हमने उसमें प्रैक्टिस नहीं की, हम उसके बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं, राइट? तो ऐसे केसेस में ये एक वेल प्लान्ड काइंड ऑफ आर्टिकल तो नहीं हो पाएगा, है ना? तो कोशिश करें, हम एक एंटीसिपेशन तो कर ही सकते हैं, एक एंटीसिपेशन इस बात का कि किस प्रकार की चीजें पूछी जा रही हैं, क्या पूछी जा सकती हैं। तो एक विद्यार्थी के रूप में हमारा जो एक हमारी हमारी अपनी तैयारी का एक जो लक्ष्य है, कम से कम उस स्टेज तक तो हम इन चीजों को प्रिपेयर कर ही सकते हैं, है ना? तो कोशिश करें कि आप ऐसे एंटीसिपेटेड काइंड ऑफ टॉपिक्स को तो प्रिपेयर कर ही लें, उस पर अच्छी प्रैक्टिस कर ही लें, है ना? न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, एटलीस्ट एडिटोरियल पेजेस तो जरूर पढ़ें, है ना? वो आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा मदद करेगा वाइल राइटिंग योर आर्टिकल, है ना? तो उस पर हमारी नजर होनी चाहिए। दूसरा, अब इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद जब हम मेन कंटेंट पे आते हैं, है ना, जो उसका मुख्य विषय होता है, तो मेन कंटेंट को हम कैसे डेवलप करें, कैसे उसमें हम एक संवर्धन का कार्य कर पाए कि हमारा जो कंटेंट हो बहुत सॉलिड हो। तो ऐसे मेन कंटेंट के लिए ध्यान रखें कि आप न्यूज़पेपर तो पढ़ें ही, न्यूज़पेपर के साथ आप डेटा कलेक्शन भी करें, है ना? डेटा कलेक्शन के साथ आप अगर उस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी न किसी सर्वे के माध्यम से, किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी के माध्यम से कुछ डेटाज प्रोवाइड किए गए हैं, है ना, कुछ सर्वे किया गया है, तो एटलीस्ट उन चीजों को वहां पर इनकॉर्पोरेट करें, उन्हें इंक्लूड करें, है ना? तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ नॉलेज ऐसे टॉपिक पर अगर हो और उसे आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया है, तो ये आपको एक अच्छा नंबर प्रोवाइड करेगा, है ना? तो ऐसे फैक्ट्स को इंक्लूड करें, एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करें और लॉजिकल एग्रीमेंट्स को यूज करें, है ना? आर्टिकल राइटिंग के अंतर्गत जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लिख रहे हैं, उसको शुरुआत से पढ़ने के साथ और अंतिम तक जब हम मूव करते हैं, तो उसमें कहीं भी टूटने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, है ना? एक तारतम्य में होना चाहिए, एक साथ जुड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कुछ आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। बाय यूजिंग कंपेयर एंड कंट्रास्ट टेक्निक, जिसमें गिविंग पॉइंट्स एग्जाम्पल टू जस्टिफाई पर्सन्स व्यू पॉइंट्स। अब जिन चीजों को हम ऐसे पर्सन को या ऐसे दूसरे व्यक्तियों को जो उसके रीडर हैं, है ना, या उसके एग्जामिनर हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ऐसे आर्टिकल को लिख रहे हैं, तो ध्यान रखें कि हम जिस भी पक्ष को अपना रहे हैं, वाद या विवाद की बात नहीं है, जिस भी पक्ष को हम अपना रहे हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हमारे पास कुछ जस्टिफाइड स्टेटमेंट्स होने चाहिए, हमारे पास जस्टिफाइड डाटाज होने चाहिए, हमारे पास जस्टिफाइड एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस होने चाहिए, है ना? हम कुछ दृष्टांत के माध्यम से, कुछ स्पेसिफिक केस लॉज के माध्यम से, है ना, या फिर कोई हमारे पास जो भी हमारे पास एक रेलेवेंट रिसोर्स हो, उसके माध्यम से हम अपने पक्ष को मजबूत करें, है ना? जैसा हम आंसर लॉ पेपर के क्वेश्चंस में आंसर राइटिंग के दौरान करते हैं, है ना? उसमें हम केस लॉज का इनकॉर्पोरेशन क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है? भाई कई दफा ये होता है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हैं जो जहां जो केस लॉ से ही उद्भूत हो रहे हैं, उसी से ओरिजिनेट हो रहे हैं, राइट? लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अपने ऐसे जजमेंट्स हैं जिसके बिना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा ही नहीं, राइट? तो वो एक सपोर्ट के रूप में काम आ रहे हैं, है ना? तो हम कहीं ना कहीं अपने मेन आंसर राइटिंग में या लॉ के क्वेश्चन पेपर के आंसर राइटिंग में हम केस लॉज के माध्यम से उसे सपोर्ट दे रहे हैं, है ना? तो इसे जस्टिफाई बना रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप आर्टिकल में किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को का फेवर कर रहे हैं, तो उस पार्ट का फेवर करते वक्त आप जस्टिफाइड स्टेटमेंट्स का यूज कीजिए, जस्टिफाइड एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस को ऐड करिए, जस्टिफाइड केस लॉज को अगर आवश्यक है तो वहां पर उसको आप इंक्लूड करिए, राइट? तो ये एक पॉइंट हो सकता है जो आपके उस मार्किंग को बढ़ा सकता है। And last point is gist of discussion should be included, suggestions, effective solution should be given, and summing up your views in the part of conclusion. तो उपसंहार के रूप में या लास्ट पैरे में जब हम आर्टिकल को एक समापन की स्थिति में ले जा रहे होते हैं, उस वक्त हम ध्यान रखें कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं, उसके समापन में किस प्रकार के विचारों को वहां पर इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए, है ना? अपने व्यूज को कैसे समअप करना है, सजेशंस अगर प्रोवाइड करने हैं या इफेक्टिव सोल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, तो उनको हम वहां पर अंतर्वलित करें। ध्यान इस बात का रखें कि हमारा जो समिंग अप व्यूज होना चाहिए या समाप्त करने की जो लाइंस होनी चाहिए, वो कोशिश करिए कि पॉजिटिव वे में हो, है ना? यहां पर इसका जो प्रभाव हो वो सकारात्मक रूप में हो, नकारात्मक या नेगेटिव फॉर्म में ना हो, राइट? दिस विल बी वन ऑफ द थिंग दैट यू शुड बी इन योर माइंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज थिंग्स दैट शुड नॉट बी डन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका वाइल राइटिंग अ पर्टिकुलर आर्टिकल, अ पीस ऑफ आर्टिकल, तो उस वक्त हमें ध्यान होनी चाहिए कि ये काम हमें नहीं करना है ना? तो इट शुड नॉट बी टू डिस्क्रिप्टिव, इस बात का ध्यान रखें। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में आता है
कि एक आर्टिकल राइटिंग में हमें अब चूंकि कुछ स्टेट जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन में जहां पर ऐसे आर्टिकल पूछा जाता है, वहां पर शब्दों का कुछ निर्बंधन होता है कि आपको इतने ही वर्ड्स में लिखना है, इतने ही शब्दों में लिखना है ना, 500, 2000, 1000, वट एवर, है ना। तो एमपी के मेंस एग्जामिनेशन में एज सच मेरा ख्याल है कि इस प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन देखने को शायद ही मिले, है ना। तो आप ध्यान रखिए कि आर्टिकल राइटिंग लिखते वक्त, है ना, जिस वक्त आप मेंस एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं लैंग्वेज पेपर 2 के लिए, जिसमें आप आर्टिकल राइटिंग के पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें पेज वाइज, तो 5 to 8 पेजेस मैक्सिमम आप रखिए, है ना। इसे बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बनाने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस करना है उसके कंटेंट पार्ट में, आपको फोकस करना है उसके फॉर्मेटिंग में, है ना। जिन चीजों पर आपको फोकस करना है आप वहां पर उसको सही कीजिए। लेकिन आप अगर आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न हो कि आर्टिकल राइटिंग में आपको, आप जब तक 20 पेज या 10 पेज या 15 पेज खत्म नहीं करेंगे तब तक आपको 30 मार्क्स या 20 मार्क्स मिलने वाले नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टॉपिक, जिस प्रकार का विषय है और उस विषय के अंतर्गत कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट डाटाज हो सकते हैं, है ना, या उसकी फॉर्मेटिंग हो सकती है। अगर हमने उन चीजों को अच्छी तरीके से शामिल कर लिया है तो मेरा ख्याल है कि दैट वुड बी वेरी मच सफिशियंट, right? And what else that you have not to do? Do not elaborate on irrelevant things. कई बार एग्जामिनेशन में हम अपने इतने फ्लो में होते हैं कि एक तो हमें उस 3 घंटे का पता बिल्कुल नहीं चलता, है ना, अगर हमें आता है तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन। तो हमें ध्यान किस बात का रखना है कि आर्टिकल राइटिंग में इररेलेवेंट पॉइंट्स को हमें बेअर्थ ही, बेमतलब ही खींचना नहीं है, राइट। इररिलेवेंट पॉइंट्स पर अपना समय जाया करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो इररिलेवेंट थिंग्स को बिल्कुल भी आप एलेबोरेट करने की कोशिश ना करें, बेहतर होगा। फॉलो द फॉर्मेट एंड ऑल्सो द वर्ड लिमिट इफ गिवन, इसके बारे में हमने बात कर ली। अगर शब्दों का एक निर्बंधन अधिरोपित किया गया है तो वर्ड्स की लिमिट अगर प्रोवाइड की गई है तो आप उस वर्ड लिमिट में ही अपने आर्टिकल को सम अप कीजिए, राइट। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड बी इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल। तो ये फैक्ट हमारी नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं फॉर्मूला दैट इज कोडर, है ना। तो मुझे भी किसी ने इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के बारे में बताया ही है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आप तक इसे संप्रेषित करना, कम्युनिकेट करना उचित होगा, प्रॉपर होगा। तो मैं आप तक इस फॉर्मूले को संप्रेषित कर रहा हूं। अगर ये आप लोगों के लिए काम आ सके, दैट वुड बी वेरी मच satisfying thing for me, right? तो C, the word coder, where C stands for collect. For what? क्या कलेक्ट करोगे? आइडिया कलेक्ट करोगे ना, विचार, राइट। कलेक्ट द आइडिया। O stands for organize them. अब हम कट कॉपी पेस्ट तो कर ही लेते हैं बहुत आसानी के साथ, हम सभी को बहुत तरीके से आता है ना, हम बहुत अग्रणी हैं इस कार्य में। तो अगर आपका ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है, कलेक्शन ऑफ आइडिया है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है तो भी ये किसी काम का नहीं है ना। सिर्फ उस आइडिया को वहां पर विदाउट ऑर्गेनाइजिंग देम आपने पुट अप कर दिया, सिर्फ इतना ही कभी काफी नहीं हो सकता, है ना। तो ध्यान रखें कि जो भी डेटा आप कलेक्ट, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप एग्जामिनेशन से पहले प्रैक्टिस करें, एग्जामिनेशन के टाइम पर नहीं या एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, है ना। हमें यह कार्य नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस एग्जामिनेशन से पहले करनी है। एंड बिलीव मी, अगर हमने इस तरह की प्रैक्टिस कर ली है, हमने इस प्रकार का अभ्यास कर लिया है, तो इट विल डेफिनेटली वेरी मच यूजफुल टू यू, है ना। तो थर्ड पर्टिकुलर लेटर दैट इज डी। डी इज हियर मेकिंग अ रफ ड्राफ्ट, क्योंकि ये काम तो हम एग्जामिनेशन हॉल में कर ही नहीं पाएंगे, है ना, ये काम हमें एग्जामिनेशन से पहले करना होगा। ई दैट इज एडिशन, एडिट। आर दैट इज रिवाइज। तो रिवीजन का कार्य तो आप एग्जामिनेशन हॉल में लास्ट के 5 मिनट्स या 7 मिनट्स में कर भी लोगे, लास्ट में इतना ही टाइम बचता है ना, 7 to 10 मिनट्स या 5 to 10 मिनट्स। तो रिवीजन का कार्य तो हो भी जाएगा कि आखिर हमने कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको उसमें मैंने इंक्लूड किया है, नहीं किया है ना। लेकिन एडिशन का कार्य आप नहीं कर पाएंगे। अगर अपनी लिखी हुई कॉपी में आप एडिट करने का एक्ट करेंगे, फिर से बीच में काटना और ये सारे एक्ट, तो ये एक बैड इफेक्ट देता है ना, और ऐसा हमें नहीं करना है।
तो ये पर्टिकुलर चीज हमारी नॉलेज में होना चाहिए। तो कोडर वर्ड को याद रखिए अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। अभी कलेक्ट द डाटा, ऑर्गेनाइज देम, देन मेक अ रफ ड्राफ्ट, देन एडिट इट एंड देन रिवाइज इट। यही हमारा प्रोसेस होना चाहिए। तो अभी के लिए आपके लिए सजेशन होगा, जो भी टॉपिक्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं उन टॉपिक्स पर आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर कर लें, ठीक है। ये आपको आगामी परीक्षा में किसी ना किसी रूप में मदद करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि एक इलस्ट्रेशन के रूप में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको किस रूप में अपने एक सिनॉप्सिस प्रिपेयर कर लेनी चाहिए अभी, बिफोर द एग्जामिनेशन, राइट। तो यहां पर आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि मैंने एक टॉपिक लिया है, दैट इज राइजिंग साइबर क्राइम्स। इस पर हमें कुछ लिखना है। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें इस पे लिखना आवश्यक होगा, जरूरी होगा, जो नहीं छूटने चाहिए। जिसमें सबसे पहले आप देखें, जैसा कि हमने इसके फॉर्मेटिंग स्किल में भी आपको बताया था कि सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पोर्शन हमें इंक्लूड करना है, और उसमें भी मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हमें किन चीजों को इंक्लूड करना है। कई दफा जब आपसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज पूछे जा रहे होंगे या करंट इश्यूज पूछे जा रहे होंगे, तो अगर आप वहां पर इंट्रोडक्टरी पोर्शन में ये चीज मेंशन करते हैं, व्हाई इट वाज इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों था, है ना। अगर करंट इश्यूज था तो न्यूज में क्यों था, और आपने इसको इंट्रोडक्टरी पोर्शन में शामिल कर दिया, तो ये दो तरह के इफेक्ट देखे जाता है, दैट यू आर वेल अपडेटेड, है ना, एज टू द टॉपिक, एज टू द न्यूज। तो व्हाई इट वाज इन न्यूज, एंड अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो व्हाट इज साइबर क्राइम। इस तरह की कुछ और दूसरी चीजें जो इसके नेचर को डिस्क्राइब करती हूं, उसे आप इंट्रोडक्टरी पोर्शन में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्पेसिफिक की पॉइंट्स जो हमें इसके अंतर्गत डेफिनेटली इंक्लूड करनी चाहिए। तो की पॉइंट्स में आप देखें कि लो कन्वर्जन रेट्स इनटू द एफआईआरस, है ना, एफआईआर के रूप में कन्वर्ट होने वाली जो रेटिंग है या उसका जो दर है वो बहुत कम है, इस बारे में कुछ लिखो। इंक्रीज इन केसेस, साइबर क्राइम्स के जो केसेस हैं वो समय दर समय किस प्रकार से इतना ज्यादा उनमें बढ़ोतरी हो रही है, उनमें इंक्रीज हो रहा है, वो कैसे और क्यों हो रहा है, इस पर हमें कुछ लिखना चाहिए। एक नया कॉन्सेप्ट भारत के अंतर्गत आया है, साइबर क्राइम वॉलंटियर्स। क्या है ये और क्यों है ये, इसके बारे में थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वेरियस काइंड ऑफ साइबर क्राइम एंड आईटी एक्ट 2000। अब चूंकि इंडिया में जो साइबर क्राइम है ये किस पर्टिकुलर लॉ से गवर्न होता है, इसके लिए क्या पेनल्टी प्रोविजंस हैं, वो कहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, इस रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कानून तो भारत के अंदर भी हैं। तो उन पर्टिकुलर चीजों को आप यहां मेंशन कीजिए। साइबर क्राइम के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो ऑफेंस के रूप में डिस्क्राइब किए गए हैं या ऑफेंस के रूप में पनिशेबल बनाए गए हैं, उनको थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए, राइट। तो ये कुछ की पॉइंट हो सकते हैं इन द टॉपिक ऑफ साइबर क्राइम्स। नेक्स्ट, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो कि 2019 में लॉन्च किया गया बाय इंडियन गवर्नमेंट, इट इज अ सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव इनेबलिंग सिटीजंस टू रिपोर्ट साइबर क्राइम्स ऑनलाइन। तो ये भी प्रोविजन आप देखिए कि यहाँ पर एक नई सुविधा प्रोवाइड कर दी गई कि साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी अपराध हैं, जो भी ऑफेंसेस हैं, उनको ऑनलाइन दर्ज कराया जा सकता है। कहाँ? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में। तो इसको आप मेंशन कीजिए। बुदापेस्ट कन्वेंशन, ये एक पर्टिकुलर कन्वेंशन जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बुदापेस्ट कन्वेंशन में इंडिया इज नॉट द पार्टी, भारत उसका भाग नहीं है। भारत ने उसमें अपने आप को पक्षकार नहीं बनाया है, उसका सिग्नेटरी नहीं रहा है, राइट। तो लेकिन भारत यहाँ पर रशियन और यूनाइटेड नेशन के द्वारा मिलजुल कर बनाए जाने वाले एक दूसरे कन्वेंशन की बात यूनाइटेड नेशन में उठाया है कि यहाँ पर साइबर क्राइम से रिलेटेड एक दूसरा कन्वेंशन क्रिएट किया जाना चाहिए, और जो आज के समय में होने वाले जो ऑफेंसेस हैं उनको भी इंक्लूड कर सकें, राइट। तो दिस इज द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ट्रीटी, ध्यान रखना, राइट। ये एक अकेला ऐसा लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल जो है मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो साइबर क्राइम से डील कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान रखिए, इंडिया इसका पार्टी नहीं है, इसका सिग्नेटरी नहीं है। ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर नोट करने लायक है और इसको मेंशन करने लायक है। रिसेंट इनिशिएटिव टू टैकल साइबर क्राइम्स, अब ये आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए गए टू टैकल विद द साइबर क्राइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जिसे आप I4C के नाम से जानते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एक जनरल अवेयरनेस की भी चीज है जो हमारी नॉलेज में होना चाहिए। I4C, इट विल असिस्ट इन सेंट्रलाइजिंग साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस। तो इनके द्वारा इस प्रकार के एक्ट को परफॉर्म किया जाएगा। ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये भी आप देख ही पा रहे हैं कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 का भी एक मसौदा तैयार किया जा चुका है। तो इसमें भी इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की जा चुकी है।
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसे आप CERT इनके नाम से जानते हैं, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग इंडियन साइबर स्पेस. इट इज द नोडल एजेंसी विच डील विद द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग एंड फिशिंग. तो recent initiative that has been taken to tackle these cyber crimes in India, उसके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी बातें, ये तो आपको 2-4 बातें मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी सिर्फ एग्जांपल फॉर्म में, लेकिन ऐसी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए. कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जब भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप लिखना चाहते हैं, यहाँ इलस्ट्रेशन को डिस्क्राइब करने का सिर्फ एक यही मोटो है कि जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत आप उसको लिखने वाले हैं, सबसे पहले आप देखें कि क्या ये एक करंट या कंटेम्पररी इश्यूज रहा है. अगर ये क्या ये रिसेंट में न्यूज में रहा है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आप अपना विचार प्रस्तुत कीजिए. जिस टॉपिक के बारे में पूछा जा रहा है वो है क्या, है ना, कैसे वो ओरिजिनेट हुआ है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में कुछ लिखा जाना चाहिए. और फर्दर उसके की पॉइंट्स की हेडिंग डाल करके आप उन चीजों को शामिल कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत और कौन कौन से पॉइंट हैं जिन्हें इंक्लूड किया ही जाना चाहिए. इसीलिए वेरी शॉर्ट मैनर में मैंने आपको ये चीज डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि यहां पर ये समझ सकें कि बिफोर अटेम्प्टिंग द रियल टॉपिक ऑफ आर्टिकल इन योर एग्जामिनेशन, यू हैव टू प्रैक्टिस इट मोर इन एट योर होम, है ना. तो अपने घर पर सुरक्षित रहते हुए आप जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हो सकते हैं उन टॉपिक्स पर अपने छोटे छोटे की पॉइंट बना लीजिए या सिनॉप्सिस प्रिपेयर कर लीजिए कि एटलीस्ट इतनी बातें तो इसके अंतर्गत शामिल होंगी ही, है ना. ये वो इंपॉर्टेंट डेटाज आप उसके अंतर्गत कलेक्ट कर लीजिए, है ना. तो उन चीजों को आप अभी से कलेक्ट करके रखिए, उनको समय दर समय बिफोर योर एग्जामिनेशन थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए, थोड़ा सा उन पर्टिकुलर डाटा को रीड आउट करते रहिए, है ना. और दिन में एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, है ना. प्रैक्टिस इज द ओनली की, ध्यान रखना. ये सतत और निरंतर अभ्यास ही है जो अर्जुन को चिड़िया की सिर्फ आंख दिखाता था. एक गुरु, एक टीचर, एक मेंटोर सिर्फ आपको रास्ता या सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकता है. ध्यान रखना, करना आपको स्वयं को है. तो बीइंग अ स्टूडेंट, आप अपनी नजर सुदृढ़ रखिए, सचेत रखिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का नजरिया, हर एक पर्सन का नजरिया, मैं कहूंगा इन जनरल अलग अलग होता है. और ये नजरिए का ही फर्क है कि अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पूरी की पूरी चिड़िया दिखती थी, है ना. तो इस फैक्ट को ध्यान रखिए. हमारा देखने का जो नजरिया है किसी भी पर्टिकुलर विषय को, सब्जेक्ट को, पॉइंट को, है ना, वो डिफरेंट होना चाहिए. किस तारतम्य में होना चाहिए, किस परिदृश्य में होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन यू. ये आप हैं जो कड़ी मेहनत से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं. कोई भी टीचर, कोई भी गुरु सिर्फ आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा. और ध्यान रखना, शिष्य ही टीचर को बनाएगा, टीचर सिर्फ रास्ता दिखा पाएगा. राइट. चलिए, तो ये कुछ रिसेंट टॉपिक भी मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं. रिसेंट टॉपिक्स दैट मे बी रेलिवेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. ध्यान रखना, ये सिर्फ एक एंटीसिपेशन टॉपिक है, एंटीसिपेटेड टॉपिक है. राइट. तो एंटीसिपेटेड टॉपिक्स में आप देख लीजिए कि यहां पर कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट हो सकते हैं, प्रासंगिक हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. राइट. लेकिन इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट की नोट हैं, की पॉइंट्स हैं या उनका सिनॉप्सिस है, वो आपको स्वयं ही क्रिएट करना है, स्वयं ही उसकी प्रैक्टिस करनी है. राइट. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, मैं ये एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम निर्मित कीजिए और उस समय में इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर अपना जो डाटा कलेक्शन है उसका एक्ट पूरा कर लीजिए, है ना. मैं एंटीसिपेटेड टॉपिक के रूप में इसे रख रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना. ये संभवतः आपके काम आ सकता है. तो राइट टू प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन एक टॉपिक हो सकता है. एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, जो रिसेंट में इन द लाइट ऑफ नेप 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तौर पर इसे यहां पर रखा गया. न्यू आईटी रूल्स विद सोशल नेटवर्किंग साइट्स, कहा नहीं जा सकता, है ना, जैसा कि अभी बर्निंग इशू चल रहा है. तो इस पर भी हम अगर कुछ अपना नोट प्रिपेयर कर लें तो बेहतर होगा. एंटी कन्वर्जन लॉ एंड इंपैक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स. यूपी के इलेक्शन सामने आ गए भाई. तो बहुत सारे स्टेट्स ने, है ना, मध्य प्रदेश ने भी, मेरा ख्याल है यूपी ने और कर्नाटक, ऐसे कुछ स्टेट्स ने एंटी कन्वर्जन लॉ का क्रिएशन किया है. तो उस पर भी हमारी नजर थोड़ी सी पैनी होनी चाहिए कि इस पर क्या लिखा जा सकता है और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं. ठीक है.
चूंकि इसका इम्पैक्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ है, इसलिए थोड़ा सा विशेष नजरिए के साथ आप इसे प्रिपेयर करें। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ये भी काफी नया टॉपिक है। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन इन कश्मीर, पुराना जरूर है लेकिन अपने रूप में नया है ना, तो इस पर भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए क्योंकि इन टॉपिक्स पर पूछा नहीं गया है। कोविड 19 पर मैं समझता हूं कि बहुत करेंट इशू रहा है और बहुत ज्यादा इस पर मतलब तांडव हुआ है, तो इस पर कुछ ना कुछ आपका टॉपिक बन सकता है, मैं ऐसा सोच रहा हूं। तो कोविड 19 एंड मेंटल हेल्थ इन प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, एक तो ये टॉपिक हम देख सकते हैं कि आजकल ह्यूमन बींग्स के मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट दे रहा है कोविड 19, कुछ इस प्रकार का जो सोशल इशू हो सके, है ना। रिजर्वेशन कोटा लिमिट को भी आप ध्यान रखिए, मराठा रिजर्वेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है ना। पीडब्ल्यूडीज के लिए आप नौकरियों में प्रमोशन को लेकर के एक बड़ा डिसीजन आया है, तो उन पर्टिकुलर जजमेंट्स के पार्लेंस को में देखते हुए इस टॉपिक को आप क्रिएट कीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है। तो रिजर्वेशन कोटा लिमिट ऑफ स्टेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 50% सीलिंग वाला जो मैटर है, इशू है। तो इंपैक्ट ऑफ लॉकडाउन इन इकोनॉमी, ये भी कोविड से रिलेटेड एक पर्टिकुलर बढ़िया टॉपिक हो सकता है कि लॉकडाउन के दौरान इकोनॉमी पर क्या असर रहा इसका, तो इसको लेकर के हम एक सोशल टॉपिक देख सकते हैं, एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन आईपी लॉ, तो आईपी लॉ को लेकर के वैक्सीनेशन के मेडिसिन पर या उसके डोजेस पर जो आईपी लॉज का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर क्या इफेक्ट होने वाला, ये होता है या हो रहा है, तो उसको लेकर के भी एक इशू आप देख सकते हैं, एक टॉपिक आप देख सकते हैं। मीडिया ट्रायल अपने आप में बहुत विशेष है और ये पिछले 1.5-2 वर्षों में बड़ा ही न्यूज में रहा। तो मीडिया ट्रायल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपना एक डायरेक्शन पेश किया है, तो उन सारी चीजों को आप थोड़ा सा एक समेकन फॉर्म में देखिए, कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में देखिए और उस पर अपना एक डाटा कलेक्शन का जो कार्य है एटलीस्ट उतना तो आप कंप्लीट कर ही लिए। सेडिशन फिर से एक नया इशू हो चुका है ना। हाँ, ये बहुत जैसे आप ड्रैकोनियन लॉ के रूप में देखते हैं, तो सेडिशन एक बर्निंग टॉपिक हमेशा से रहा ही है ना। 1-2 वर्षों के बीच में ये एग्जिस्टेंस में आ ही जाता है, तो सेडिशन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर ही लें। राइजिंग साइबर क्राइम्स पर हमने देख ही लिया है। सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन ONORC सिस्टम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, अभी रिसेंट टॉपिक है ये भी, वन नेशन वन राशन कार्ड पर लेकर सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक रूलिंग है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। पैसिव यूथेनेसिया इन इंडिया, ये पर्टिकुलर कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटीज वाला जो केस है उसको भी आप एक बार देखिए, है ना, क्योंकि इस पर भी अभी रिसेंट में कोई आर्टिकल नहीं पूछा गया है, तो ये भी अपने आप में एक स्पेशल टॉपिक हो सकता है। लॉ ऑन एडल्ट्री क्रिटिकल एनालिसिस, इसको भी आप देखिए। एडल्ट्री पर भी अभी कोई ऐसा सच आर्टिकल नहीं पूछा गया जब से वो पर्टिकुलर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हो सकते हैं, है ना, जो आप अपनी नज़र से बाहर नहीं कर सकते। तो एक नोटबुक प्रिपेयर करिए और उस नोटबुक में सबसे पहले आप एक पूरा का पूरा इंडेक्स पेज क्रिएट करिए कि कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक हो सकते हैं, है ना। हम सिर्फ एक एंटीसिपेशन ही लगा सकते हैं, तो उतना तो कर ही लेना, और उसमें जो डेटा कलेक्शन का एक्ट है या सिनॉप्सिस मेकिंग का जो एक्ट है एटलीस्ट उतना तो हम कंप्लीट कर ही लें कि अगर इस प्रकार का कोई टॉपिक या इससे रिलेटेड कोई टॉपिक पूछा जाता है तो हम उसके अंदर क्या लिखने वाले हैं, है ना। और यकीन रखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो पेपर है जिसमें आपसे आर्टिकल राइटिंग पूछा जाता है, एक सोशल टॉपिक, एक लीगल टॉपिक पर, और समरी राइटिंग के लिए 20 क्वेश्चन का एक पैसेज पूछा जा रहा है, 20 मार्क्स का एक पैसेज पूछा जा रहा है, प्लस आपसे ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है 15 मार्क्स ईच, है ना, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। तो ये जो पेपर हम देख पा रहे हैं ये बहुत स्कोरिंग पेपर हो सकता है, बहुत स्कोरिंग पेपर हो सकता है। इस पर कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है ट्रांसलेशंस को लेकर के, है ना। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी ट्रांसलेशन में परेशानी जा रही होती है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट करने में परेशानी जा रही होती है। तो एटलीस्ट जो इसके लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं, जैसा कि आप लोग पहले से अवेयर होंगे बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर राइट नाउ इन नेक्स्ट मंथ, तो अभी तक आप लोगों ने काफी कुछ कंप्लीट कर ही लिया होगा, तो आप उसी वे में बने रहिए और बेरेट्स की रीडिंग आप दोनों ही मेथड में कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, है ना। दैट गिव्स सम आइडिया, वो एक अच्छा विचार देके जाती हैं कि किस प्रकार से आपको वहां पर आंसर राइटिंग करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके आपको अपना एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है। अपार्ट फ्रॉम इट जो लास्ट थिंग होगी वो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अभी हमारे पास जो भी अब लगभग 1 महीने का जो समय है, तो इस पूरे मंथ में आप अपना कुछ स्पेसिफाइड डेज फिक्स करिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के पैटर्न पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की 3-3 घंटे की बैठकर निरंतर प्रैक्टिस कीजिए। फिर चाहे वो लॉ पेपर 1 हो, लॉ पेपर 2 हो, लॉ पेपर 3 हो, या लैंग्वेज पेपर 2 हो, लॉ पेपर 3 हो, या जजमेंट आईडी का पेपर हो।
तो लॉ के पोर्शंस पर पूछे जाने वाले जो पेपर्स हैं, है ना, पेपर 1 और पेपर 3, लैंग्वेज पेपर जैसे आप पेपर नंबर 2 में देख रहे हैं, और जजमेंट राइटिंग पेपर जैसे आप पेपर नंबर 4 में देख रहे हैं, इन सब की 1 बाय 1 3 घंटे का टाइम फिक्स कीजिए, और उस 3 घंटे के टाइम में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए टू राइट द आंसर्स, राइट। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप रियल एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकेंड ऑफ योर्स, 1 मिनट भी बिना वेस्ट किए अपना 3 घंटे का समय फिक्स करके और सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आशा करता हूं, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब आप सबकी उस सफलता की पराकाष्ठा को, उस सपने को जिसको आप जीवंत करने के लिए अपने संघर्षरत हैं, देख पाए, राइट। तो अच्छी मेहनत कीजिए, डू हार्ड वर्क एंड हैव पेशेंस। धैर्य का होना बहुत जरूरी है, हड़बड़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। मन को शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए, स्वस्थ रहिए, ईश्वर का ध्यान करिए, और अपने कार्य को निरंतर संचालित करते रहिए, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ विधिज्ञ फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि आर्टिकल राइटिंग पर कुछ एक स्पेसिफिक लेक्चर प्रोवाइड करने की, तो वी हैव डन दैट। तो प्लीज सी इट, प्लीज वॉच इट एंड एनालाइज द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, है ना। उन सारी चीजों का विश्लेषण कीजिए बैठकर, और प्रैक्टिस कीजिए मोर एंड मोर, जितना आप कर सकते हैं, राइट। और उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो दिस इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।